हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे इवेपोरेशन के बारे में। क्या होता है इवेपोरेशन वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किस किस फैक्टर से आखिर ये इवेपोरेशन प्रभावित होता है उसके बारे में बताऊंगा कि टेम्परेचर से होता है, वाइंड स्पीड से होता है, ह्यूमिडिटी से होता है और भी बहुत सारा फैक्टर है उस पर भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इवेपोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे हाथ पे आप जब सैनिटाइजर डालते होइएगा तो क्या है, कैसा लगता है बताइए, ठंडा। आखिर वो ठंडा क्यों लगता है, ठीक है, उस सब के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको बता दिया था, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के बारे में। बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। 2 साइंटिस्ट मिलके इस चीज का प्रेडिक्शन लगाए थे, दिए नहीं थे, प्रेडिक्ट किए थे। एक्चुअल में 2 साइंटिस्ट थे, एक थे एसन बोस, उसके बाद एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका नाम आप जानते होइएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके पहले अंदाजा लगाए थे कि ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद 1995 में शायद ये प्रूव भी हो गया था। ठीक है, 1995 में 2 साइंटिस्ट मिलके अगेन बाद में प्रूव किए थे, बहुत साल बाद, 70-75 साल बाद प्रूव किए थे। ठीक है, चलिए शुरू करें इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं इवेपोरेशन। तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो सभी लोगों को पता ही होगा। क्या होता है बताइए, क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या होता है, लिक्विड वेपर स्टेट में जो कन्वर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, लिख ही दिए होइएगा। चलिए शुरू करता हूं इस लेक्चर को। शुरू करें, कॉपी में हेडिंग डालिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपके बुक में लिखा रहता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquids into the process of conversion of liquids into vapor states। समझ गए, ये तो डेफिनेशन सभी लोगों को पता होगा। और ये इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो बॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, आखिर ये इवेपोरेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक, जैसे मान लीजिए बीकर बनाता हूँ। बीकर में पानी रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, पानी या कोई भी चीज़ रखा हुआ है, मान लीजिए ना पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सब रखा हुआ है। ठीक है, पानी, पेट्रोल, डीजल ये सब रखा हुआ है। चलिए, अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा ना 2 टाइप का होगा। ठीक है, जो आपको मेनली पढ़ना है 2 टाइप का। एक जो मॉलिक्यूल होगा वो नीचे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नीचे में कह दीजिए या कह दीजिए पूरे डब्बा में प्रेजेंट होगा। तो जो मेनली नीचे वाले पूरे डब्बा में होगा उसको हम बोल देते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बताइए, बल्क। क्या बोलते हैं बताइए, बल्क मॉलिक्यूल।
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला बल्क मॉलिक्यूल है, ये वाला बल्क मॉलिक्यूल है, ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वाटर के सरफेस पे होगा, इस पे, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। समझ आया? ये वाला है आपका बल्क मॉलिक्यूल, नीचे वाला, और ऊपर वाला सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना समझ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसको चारों तरफ से खींच रहा होगा पानी, ठीक है, खींच रहा होगा ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा होगा। इधर देखिए, खींच रहा होगा। अगल बगल में जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा सब इसको खींच रहा होगा, इसको भी सब खींच रहा होगा, ठीक है, इसको भी सब खींच रहा होगा, इसको भी सब खींच रहा होगा, खींच रहा होगा ना भाई, खींच ही रहा होगा। लेकिन ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको नीचे से खींच रहा होगा, बस ऊपर से कोई नहीं खींच रहा है। ऊपर वाला जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसको नीचे का वाटर मॉलिक्यूल्स तो खींच रहा है, लेकिन उसको ऊपर से कोई नहीं खींच रहा है, नीचे से खींचा जा रहा है, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल को, बट ऊपर से कोई नहीं खींच रहा है। समझ गए? अब बल्क वाले मॉलिक्यूल को चारों तरफ से खींचा जा रहा है। समझ गए? क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं? समझ गए? चलिए अब आप ध्यान दीजिए, जो भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होगा इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी समझते हो? जब कोई भी चीज़ मोशन करता है तो उसके पास जो एनर्जी होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी जो मोशन के दौरान होता है, काइनेटिक एनर्जी है। ये सब आप बचपन में पढ़े होइएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है सब हिल रहा होगा इधर रैंडम, ठीक है, नीचे वाला भी हिल रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी से सब हिलते रहते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, ये मैं आपको बताया भी था लेक्चर नंबर 1 में ही, ठीक है। समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये सब मोशन कर रहा होगा। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सरफेस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा या बल्क के पास? बताइए। स्वाभाविक है, ऊपर वाले के पास ज़्यादा होगा, सरफेस वाले के पास, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तभी तो ऊपर गया है, कम रहता तो थोड़ी ना जाता। समझ गए? और नीचे वाला जो बल्क मॉलिक्यूल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। समझ गया? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। समझ गया? हो गया? चलिए अब ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है सरफेस वाला, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम होगा, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको सिर्फ खींचा जा रहा, ऊपर से कोई नहीं खींच रहा। समझ गया? तो इसमें क्या होगा बताइए? लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? इसमें कोई भी डाउट नहीं। सरफेस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए? कम होगा। समझ गए? बहुत सारा पार्टिकल्स हवा में भी उड़ रहा होगा, वेपर बन बन के, ठीक है, वेपर बन बन के। जैसे मान लीजिए ये सब पार्टिकल्स हवा में उड़ रहा होगा, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, ये सब पार्टिकल्स हवा में उड़ रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स इन वेपर स्टेट्स। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? बल्क का जो पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। समझ गए? क्लियर? ठीक है। और ये जो पार्टिकल सब आपको दिखाई दे रहा है ये सब ना सब धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा और इवोपोरेट होने का कोशिश करेगा। ये जो पार्टिकल सब आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये सब बना लीजिए, ठीक है, पहले जल्दी से बना लीजिए। बना लिए? चलिए थोड़ा इसमें गंदगी फैलाता हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल्स ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये पार्टिकल सब ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। सब पार्टिकल सबको एनर्जी मिलता जाएगा, ऊपर जाते रहेगा, ठीक है, समझ गए? ऊपर जाके उड़ना चाहेगा। क्लियर? ये ऊपर में क्या बताया? सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको नीचे से खींचा जा रहा है, और ये पार्टिकल्स ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। समझ गए? पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड देयर सरफेस। समझ गए? यहाँ पर क्या बताया? पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस।
पार्टिकल सब सरफेस की ओर जा रहा है, समझ गया। ये क्या है बताइए, इवोपोरेशन ऑफ कोई भी लिक्विड, ठीक है। ये क्या है बताइए, इवोपोरेशन ऑफ कोई भी लिक्विड ले लीजिए, चाहे वो पानी, अल्कोहल, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, समझ गए। ये ओपन कंटेनर में रखा हुआ है, खुला बर्तन में, ठीक है। जैसे खुला बर्तन में पानी रख दीजिएगा तो ये फेनोमेनन चलने लगेगा, ठीक है। ये फेनोमेनन कब चल रहा है, ओपन कंटेनर में, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट, आई होप नहीं होगा, समझ गए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप नहीं होगा, समझ गए। चलिए अब मैं आपसे जो जो पूछता हूँ वो बताइए, इतना में किसी को कोई भी डाउट। अब जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ये सबको पता होगा, अभी तक नहीं पता है तो रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमेशा रैंडम मोशन करता है, ये सभी लोगों को पता होगा। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है हमेशा रैंडम मोशन करता है, इधर उधर घूमते रहता है, उसी को तो क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जिगजैग पाथ पर जो होता है इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, इसी वजह से, समझ गए। जैसे मान लीजिए 3 डब्बा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 3 डब्बा ले लिए, इसमें है गैस का पार्टिकल्स, इसमें है लिक्विड का पार्टिकल्स, थोड़ा क्लोज क्लोज होगा, क्लोज बना दीजिए। इसमें मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल्स, एकदम क्लोज होगा। क्लियर, ऑल राइट, समझ गए। ये क्या चीज का है पार्टिकल्स बताइए, सॉलिड का पार्टिकल्स। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ कौन करेगा, सबसे ज्यादा रैंडम मोशन कौन सा पार्टिकल्स करेगा, गैस का करेगा, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड, समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा बताऊं और भी इसका आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल्स, इवोपोरेशन का एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वॉच ग्लास, जानते हो ना, शीशा का जो ग्लास होता है वॉच ग्लास, उसको हम बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉच ग्लास है, शीशा का ग्लास होता है जिस पर कोई भी चीज रखा जाता है, ठीक है, उसी को वॉच ग्लास बोल देते हैं। इसमें मान लीजिए आप डाल दिए एक कोई भी केमिकल डाल दीजिए, केमिकल छोड़िए, CH2 डाल दीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या डाल दिए बताइए, CH2। जो आपके बुक में दे रखा है वो बताता हूँ, ठीक है, बुक में शायद यही दे रखा है, कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें हम लोग डाल दिए कार्बन डाइसल्फाइड। आप देखोगे अगर आप इसको एयर में छोड़ दोगे तो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। क्या होगा बताइए, अगर आप एयर में छोड़ दोगे डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड को एयर में एक्सपोज कर दोगे, छोड़ दोगे, तब ये क्या होगा बताइए, डिसअपियर, गायब हो जाएगा, समझ गए। क्यों हुआ, ड्यू टू इवापोरेशन, राइट। और भी है, जैसे कपड़ा सूखता है धूप में, क्यों, इवापोरेशन के कारण, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन समर, गर्मी के दिन में कपड़ा क्यों सूखता है, ड्यू टू इवापोरेशन। ठंड में नहीं सूखता है, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं सूखता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। किस किस फैक्टर से आखिर ये इवापोरेशन अफेक्ट होता है, हम लोग अब वो देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, इस सब में डरिएगा नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए कॉपी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन।
इसमें बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका सरफेस एरिया। इसको समझिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कपड़ा पसारने के लिए, तो क्या करोगे, कैसे पसारोगे, पूरा कपड़ा को खोल के पसारोगे अच्छे से, ठीक है, शर्ट का पूरा बटन उटन खोल के तब अच्छे से पसारोगे। अगर अच्छे से नहीं पसारे, सीधे जाके डाल दिए, सूखेगा ही नहीं जल्दी। ऐसा होता है ना, सब कपड़ा को ले जाके इधर उधर कहीं कहीं डाल दिए, एक के ऊपर एक डाल दिए, ठीक है, छोटा करके। छोटा अगर कपड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, समझो। जैसे मान लीजिए कपड़ा एकदम बटन उटन लगा हुआ है, साफ करके सीधे जाके छत पे डाल दिए, तो उसका एरिया कम रहेगा, बहुत देर में सूखेगा, ठीक है। अगर ठंड का दिन है तब तो बहुत टाइम लगेगा, अभी थोड़ा गर्मी है तो जल्दी सूख जाएगा। हालांकि ठंड के दिन में बहुत देर लगता है सूखने में, और वैसे पसारोगे तब तो सूखेगा नहीं, 3-4 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपको कैसे सुखाना है, शर्ट को बताइए, पूरा बटन को पहले खोल देना और अच्छे से एरिया पूरा बढ़ा देना है, तो उससे जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, समझ गए। मैं हॉस्टल में रहता था, ठीक है, बचपन से, यूकेजी से क्लास 7 तक हॉस्टल में था, ठीक है। तो वहाँ पर सब दिन हम लोग ऐसे ही कपड़ा पसारते थे, एक डाले, एक कपड़ा पसार के गए, दूसरा आके उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, हो गया खल्लास, सूखता ही नहीं था, ठीक है। फिर रात में फैन चला के सोना पड़ता था, कई बार तो ठंड में भी सोना पड़ता था, कपड़ा नहीं सूखता था इसके वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हॉस्टल का अलग ही मज़ा होता है, एक बच्चा कहता है फैन चलाओ, एक कहता है नहीं चलाओ दोनों में झगड़ा हो जाता है, भयंकर वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब बच्चा वाला हॉस्टल में ही होता है ठीक है, बड़े होने पर भी होता है, लेकिन दूसरा वाला झगड़ा होता है, वो सब वाला नहीं, क्योंकि उसके बाद समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आता है, अगर सरफेस एरिया मान लेते हैं बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इवोपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। जो भी कपड़ा के अंदर पानी रहेगा वो जल्दी क्या होगा, वेपर बन के खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, कपड़ा जो सुखाते हैं हम लोग, क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कपड़ा को कैसे पसारना चाहिए, फैला करके। चलिए, सरफेस एरिया समझ गए। अब होता है टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए गर्मी का दिन है तो इसमें कपड़ा जल्दी सूखेगा, और ठंड के दिन में सूखेगा ही नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लीजिए ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अभी टेम्परेचर कितना 40-44 तक जा रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो कपड़ा तुरंत सूख जाएगा। घर में भी डाल दीजिएगा फिर भी सूख जाएगा, ठीक है। छत पे नहीं भी डालिएगा फिर भी। हालांकि कपड़ा को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है, ठीक है। दर्द, दिनाय, दाद खुजली, नाम सुने हो। इंडिया में बहुत सारा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो कपड़ा धूप में डालता ही नहीं है, ठीक है। मेजर रीज़न यही है, समझ रहे हो ना। तो कपड़ा को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, नहीं तो खुजली वगैरह हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलिए, टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो इवोपोरेशन क्या होगा बताइए, बढ़ जाएगा, समझ गए। चल, इसका आप वो लिख सकते हैं, कैसे आप बोलिएगा। मान लीजिए ये कैसे हम मान ले, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी है, मान लीजिए कपड़ा पर भी ज़्यादा पानी है, कपड़ा पूरा एकदम अच्छे से भींगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा भींगा हुआ है, पूरा में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब क्या होगा बताइए, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा और मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर आएगा, ठीक है। क्या होगा बताइए, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर आना चाहेगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स चाहेगा कि हम ऊपर चले जाए और ऊपर जाके उड़ जाए। लेकिन ठंड के दिन में कम होगा, समझ रहे हो, इनफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जिससे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर आना चाहेगा, समझ गए। यही वो मेन रीज़न है जिसके वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है समर में, समझ गए। इसी रीज़न से क्या होता है, समर में इवापोरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कौन सा डे, विंटर डे, या इवन कह दो रेनी डे भी, ठीक है। बरसात के दिन में भी कपड़ा नहीं सूख रहा होता, 3-3, 4-4 दिन लग जाता है, ठीक है या इवन क्लाउडी डे में भी, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, और भी है फैक्टर जैसे हवा का स्पीड। ठीक है, अगर हवा तेज चल रहा होगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, समझ रहे हो, ये तो सबको पता है भाई। हवा तेज चलेगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, इवोपोरेशन जल्दी होगा, पानी जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ वाइंड। क्या क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ वाइंड। क्यों होगा बताइए, क्योंकि पानी वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स होगा, ठीक है, मान लीजिए कपड़ा में, शर्ट में जो पानी रहेगा वो हवा जो चलेगा उसी के साथ में उड़ के चला जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ वाइंड, समझ गए। वो जो हवा चलेगा ना, हवा उसी के साथ जो वाटर का वेपर रहेगा कपड़ा में सब उड़ के चला जाएगा, समझ गए, क्लियर, समझ गए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया वाइंड स्पीड। अगले फैक्टर पे आते हैं, वो है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी, मान लीजिए अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, समझ गया, अमाउंट ऑफ वाटर। मान लीजिए हवा में पानी का मात्रा बढ़ गया है, हवा में क्या हो गया, पानी का मात्रा बढ़ गया, वो हवा में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर मान लेते हैं बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया मतलब वाटर वेपर बढ़ गया, हवा में पानी प्रेजेंट है, जैसे बरसात के दिन में होगा, तब क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा ही नहीं। ठीक है, इवोपोरेशन बहुत धीरे हो जाएगा, इवोपोरेशन क्या होगा बताइए, स्लो, इवोपोरेशन एकदम कम जाएगा, नीचे एरो मतलब डिक्रीज, समझ गए, जिसके कारण क्या होगा, कपड़ा सूखेगा ही नहीं रेनी डे में। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, रेनी डे में कपड़ा नहीं सूखता है, समर में तुरंत सूख जाता है, क्लियर। चलिए एक और फैक्टर है बताता हूं, हो गया। अब जो अगला फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4, पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, कुछ लिक्विड ऐसा होता है ना कि तुरंत इवोपोरेट हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल को आप हवा में खोल के छोड़ दो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको डब्बा में बंद करके रखते हैं। पेट्रोलियम को अगर आप खोल के छोड़ दोगे उड़ जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम या पेट्रोल डीजल वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, केरोसिन भी इवन उड़ जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे दिवाली में जो दीप जलाया जाता है ना केरोसिन तेल से, जनरली केरोसिन से ही जलता है, तो जो जलता है ना दीप, उसमें क्या होता है, बहुत सारा तेल बच जाता है, जिसको डिबिया बोलते हैं हम लोग, डिबिया में बहुत सारा तेल बच जाता है और वो तेल अपने आप गायब हो जाता है कुछ दिन में, 8-10 दिन में। क्यों, ड्यू टू इवोपोरेशन, समझ गए, क्लियर, समझ आया। दिवाली में जो डिबिया छत पे जलते हैं ना, उसमें तेल रहता है। ठीक है, बहुत सारा तेल बच जाता है, क्यों, क्योंकि रात में हवा चलता है, डिबिया बुझ जाता है, समझ गए, तो उसमें जो तेल बचता है अपने आप गायब हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू इवोपोरेशन, समझ गए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पेट्रोलियम है, ईथर है, वो जो अल्कोहल होता है, समझ रहे हो, चढ़ाने वाला, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो आप सैनिटाइजर का यूज करते हो उसमें भी अल्कोहल ही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये सब ऐसा लिक्विड है ना, ये सब ऐसा लिक्विड है, अगर आप इसको छोड़ दोगे ना अपने आप उड़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत तेजी में इवोपोरेट करता है। ठीक है, इवोपोरेट्स फास्टर देन वाटर, ये पानी से बहुत ज्यादा तेजी में इवोपोरेट करता है, समझ गए, क्लियर। और ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं बताइए, वोलाटाइल लिक्विड। सच टाइप ऑफ लिक्विड नोन एज वोलाटाइल लिक्विड। कोई आपसे पूछेगा वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होता है, तो ऐसा लिक्विड जो कि इवोपोरेट तेजी से कर जाता है, वोलाटाइल लिक्विड, समझ गए। ऐसा लिक्विड जो कि इवोपोरेट्स करता है बहुत जल्दी, इवोपोरेट्स
फास्टर, उसको हम वोलाटाइल लिक्विड बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होइएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी सैनिटाइजर को, पेट्रोल को, ईथर को, अल्कोहल को, ठीक है, इसको उस सबको गैस उसके बगल में नहीं रखिएगा, नहीं तो आग लग सकता है। इसको थोड़ा दूर रखिएगा गैस से, समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, डेली लाइफ में यूज। कर लिए इतना नोट? देखिए अब इसका डेली लाइफ में यूज। डेली लाइफ में यूज, ठीक है। डेली लाइफ में यूज से पहले एक और छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखिएगा, तब वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इवोपोरेशन जो होता है, हालांकि ये भी डेली लाइफ वाला ही है, समझ रहे हो ना, ये भी डेली लाइफ वाला ही है। इवोपोरेशन जो होता है ना, वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है। इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। चलिए अब इसको समझने का अब हम लोग कोशिश करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा इधर, आपको ये चीज 10 में भी पढ़ाया जाएगा। जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर ना निकले, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर ना निकले, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक है। और एक और रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है, सब लोग बताइए? हीट। एक्सो मतलब होता है रिलीज होना। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकले, मतलब आप रिएक्शन करवा रहे हैं, वो बीकर ओवरऑल गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बीकर ठंडा हो गया तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गया? क्लियर? अगर कोई भी चीज ठंडा होता है तो उसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर गर्म हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? कुछ उल्टा तो नहीं बोला था ना अभी? नहीं, सही बोला था शायद। ठीक है, समझ गए? क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए और ओवरऑल वो चीज क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, समझ गया? क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप मिलाते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए पानी में जो चूना डालते हो, चूना देखे हो कभी? पेंट होने के लिए जो चूना आता है, वो अगर पानी में डालोगे ना तब गर्म हो जाएगा डब्बा, तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जनरली इंडोथर्मिक का एग्जांपल कैसे दूं? रुक जाइए, एक सिंपल सा रिएक्शन बताता हूं, ठीक है, किस टाइप का होता है। एक बेसिक सा रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लीजिए पानी आप नॉर्मल वाला लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल वाला, और नॉर्मल पानी में आप ग्लूकोज डाल दीजिए, ठीक है, नॉर्मल पानी में ग्लूकोज डाल दीजिए, तब क्या होता है बताइए? एकदम नॉर्मल पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ग्लूकोज डालिएगा तो ओवरऑल क्या होगा, ठंडा हो जाता है। वो क्या होगा, ग्लास ठंडा हो जाएगा, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, इंडोथर्मिक, समझ गए? इससे समझिए, ठीक है, हालांकि उसका थोड़ा लोचा अलग है, लेकिन ऐसे समझिए, ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो आपका जो रेस्पिरेशन, रुक जाए, रेस्पिरेशन छोड़िए, आपका जो इवोपोरेशन होता है ये ना इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है बताइए? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक प्रोसेस है, समझ गए? इंडोथर्मिक है मतलब क्या होगा बताइए? ओवरऑल चीज कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है अगल बगल से, समझ गए? हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, समझ गए? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ गए? और ओवरऑल क्या होगा, पूरा जो सिस्टम रहेगा ठंडा हो जाएगा, समझ गए? क्लियर? अगर कोई भी लिक्विड का इवोपोरेशन होता है तो उसमें क्या होगा बताइए? क्या होगा, ओवरऑल ठंडक होता है, समझ गए? क्लियर? इवोपोरेशन कोई भी लिक्विड का होगा तो क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस,
समझ गए। चलिए इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते जाइए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको देखते जाइएगा। गर्मी का दिन है, ठीक है, गर्मी का दिन, तो इसमें कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती वाला, ठीक है, इस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, समझ रहे हो। ये नहीं कि पॉलिस्टर का पहन के चलेगा पूरा देह हाथ जल झरक के साफ हो जाइएगा, ठीक है। पॉलिस्टर से बचना चाहिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों क्यों पूछिए क्यों। क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है ना, ये ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना भी आपके बॉडी से स्वेट निकलेगा ना, पसीना, सबको सूती कपड़ा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इवोपोरेशन हो रहा है, मतलब पानी सोख रहा है, पानी सोखेगा और सूती कपड़ा से क्या होगा, उड़ जाएगा पानी, ठीक है। और इवोपोरेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, कूलिंग टाइप का शो होगा, कूलिंग इफेक्ट फील होगा। क्यों, क्योंकि इवोपोरेशन हुआ, इसी वजह से। समझ आया। पहला एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए समर सीजन में, कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए किस सीजन में, गर्मी के दिन में। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। क्यों, क्योंकि कॉटन क्लॉथ गुड एब्जॉर्बर ऑफ पसीना होता है, समझ गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और यहां पर वाटर क्या है बताइए, पसीना। समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं। चलिए अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे छत है, ग्राउंड होता है, ठीक है, लॉन होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं बताइए, गर्मी के दिन में पानी पटाते हैं पाइप से। पटाए हो या नहीं पटाए हो। क्यों पटाते हैं बताइए, ताकि ठंडक रहे, ठीक है, अच्छा टाइप का लगे, समझ रहे हो। ठंडक के लिए हम लोग पटाते हैं, वहाँ पर भी इवोपोरेशन प्रोसेस चलता है, समझ गए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, स्प्रिंकल करते हैं वाटर। हालांकि ये पूछा जाता है एप्लीकेशन वाले पार्ट में, ठीक है। हम लोग करते हैं पानी का छिड़काव करते हैं, कहाँ पे, रूफ पे, समझ गया, छत पे, या इवन ओपन ग्राउंड में भी। क्यों करते हैं, समझ गए, समझ आ गया, क्लियर। क्यों, ताकि इवोपोरेशन हो जाए सनी डे में और हम लोग को थोड़ा ठंडक मिले, समझ गया, कूल हो, क्लियर, समझ गया। किस डे में करते हैं, सनी डे में, सूर्य वाला जब एकदम धूप आते रहता है उस टाइम, समझ गया। अब ठंडा के दिन में ये सब काम नहीं करना है, गर्मी में ही चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्कोहल को हाथ पर डाल लीजिए, जैसे सैनिटाइजर को डालिएगा तो क्या होगा, ठंडक टाइप का लगेगा। क्यों, क्योंकि इवोपोरेशन होता है, समझ गया। एसीटोन को डाल लीजिए, या इवन आप लोग एल्कोहल को डाल लीजिए, जैसे अभी क्या चीज़ का यूज होता है, सैनिटाइजर, ठीक है। तो अब क्या होता है बताइए, अच्छा लगता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। बहुत सारा बच्चा सब वही काम करता है, सैनिटाइजर इतना इतना डाल लेता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, समझ गया, क्लियर। ये सब कैसा लिक्विड है बताइए, वोलाटाइल लिक्विड है, मतलब क्या है, इसमें आग तुरंत पकड़ लेगा, समझ रहे हो। गैस उसके बगल में नहीं रखना है, माचिस उचिस के साथ इसके साथ नहीं खेलना है, समझ गया। ये सब कैसा है बताइए, वोलाटाइल लिक्विड्स, क्लियर हो गया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल बताता हूं, कितना हो गया, 1 2 3, और 1 2 बताता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कभी ये वाला चीज देखे हो, ग्लास में बर्फ डाल दिए, ठीक है, ग्लास में आइस क्यूब डाल दिए, ठीक है, क्या डाले, आइस क्यूब। ये क्या है बताइए, आइस क्यूब्स। ग्लास में हम लोग आइस क्यूब डाल दिए, तब क्या होगा वो देखो, ग्लास में हम लोग आइस क्यूब डाल दिए, तब ऐसा होता है ना कि इसके चारों तरफ ना पानी आ जाता है। क्या आ जाता है बताइए, वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग को दिखाई देने लगता है। एक शीशा का ग्लास लीजिए या कोई भी, ठीक है, उसमें बर्फ डाल दीजिए, क्या होगा, चारों तरफ पानी आ जाएगा, साइड में देखियो, साइड में पानी आ गया, ठीक है। क्यों आता है वो समझिए, ठीक है। ये क्या है बताइए, पानी, वाटर का ड्रॉपलेट्स, दिख रहा है ग्रीन कलर। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा है, ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है।
क्या हो गया बताइए, वाटर का ड्रॉपलेट्स आ गया, ठीक है, इधर इधर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया। क्यों आ गया, ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आउटर सरफेस पे वाटर का ड्रॉपलेट्स क्यों आ गया। इसका जवाब है जो एटमॉस्फेयर में हवा रहेगा ना, एटमॉस्फेयर में हवा रहेगा ना भाई, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वाटर वेपर फॉर्म में भी रहेगा। हवा में तो वाटर वेपर भी होता है ना, पानी का वेपर, सब पानी सभी हवा में होता है। तो वो जो पानी रहेगा ना हवा में, वो अगर आइस के कांटेक्ट में जैसे आएगा बाहर से, तो वो क्या हो जाएगा बताइए, वो कॉन्डेंस होने लगेगा। क्या होगा, हवा क्या है, गैस है, और वो कॉन्डेंस होने लगेगा। क्या होने लगेगा, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्डेंस होने लगेगा, और कॉन्डेंस होकर वो पानी बना देता है। समझ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वाटर सरफेस पे कैसे आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर है, वो कॉन्डेंस हो के पानी बना दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर वेपर्स इन एयर क्या होगा, ग्लास के कांटेक्ट में आएगा, कूल होके कॉन्डेंस हो जाएगा। वाटर वेपर जो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर वो क्या हो जाएगा बताइए, ग्लास के कांटेक्ट में आने पर कूल हो जाएगा, और वो एटमॉस्फेयर में जो रहेगा, पूरा लिख देता हूं, वो ग्लास के कांटेक्ट में आने पर कूल होगा, और वो क्या हो जाएगा बताइए, कॉन्डेंस हो जाएगा, और वो पानी का फॉर्मेशन कर देगा। समझ गए, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इवोपोरेशन, इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है, ये सब भी यूजेज ही था, एप्लीकेशन ही समझिए। हालांकि और भी बताता हूँ, ये सब बता दिया, एप्लीकेशन भी तो बता ही दिया, इतना देर से तो वही बता रहा था, ठीक है, फिर भी देख लीजिए अगर मन है तो। एप्लीकेशन ऑफ इवोपोरेशन, एक दो क्वेश्चन भी मैं पूछता हूँ, ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हालांकि मैं एप्लीकेशन लिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कपड़ा का सूखना बता ही दिया, ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, समर डेज में, ठीक है, गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर को पॉट्स में डाल देते हैं, मटका में डाल देते हैं, ठीक है, क्या चीज में, मटका में। मटका क्या चीज का मटका, मिट्टी वाला, मिट्टी का बना हुआ मटका में डालते हैं, और वो पानी जो होता है ना, पानी मटका वाला जो पानी होता है, ये ना ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है, लिख देता हूँ, एग्जाम में आता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। समझ गए, क्लियर, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल सब लिखा ही दिया था, एक ही बस ये बचा था, ठीक है। और भी क्या था एग्जाम्पल बताइए, गर्मी के दिन में हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, और भी सब एग्जाम्पल सब अभी लिख ही दिया था, ठीक है। कॉटन क्लॉथ पहनते हैं किस सीजन में, समर सीजन में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बॉइलिंग और इवोपोरेशन में डिफरेंस देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए समझ में, ठीक है। अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपोरेशन। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपोरेशन, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, ठीक है। इवोपोरेशन कैसे हो रहा था, सभी लोगों को याद है। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था या कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, वो जो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स,
यही एक्चुअल में क्या होता है बताइए, इवोपोरेट करता है। और बल्क वाला मॉलिक्यूल नहीं करता है, ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल। समझ गया, क्लियर, ठीक है। सब क्या है, पानी, पानी का मॉलिक्यूल सब है, समझ रहे हैं, सब पानी में भरा हुआ है। क्लियर, क्लियर, ये तो आपको पता है। चलिए अब डालिए एक साइड बॉइलिंग, एक साइड डालिए इवोपोरेशन। चलिए यहां से क्लियर है एक चीज कि इवोपोरेशन कौन सा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है। समझ गए, कौन सा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन। इवोपोरेशन कहाँ हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, ऊपर में। समझ गए। लेकिन आपका जो बॉइलिंग होता है ना, पानी जो उबलता है वो ना बल्क फेनोमेनन होता है। पानी एक्चुअल में यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उबलने लगेगा, ठीक है। ये कैसा फेनोमेनन है, बल्क फेनोमेनन, बल्क फेनोमेनन। जब इवोपोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट शो होता है। अभी एग्जांपल दिया, कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं, ठीक है, सूती कपड़ा। मटका में पानी क्यों डालते हैं, ड्यू टू इवोपोरेशन, बता ही दिया आंसर, ठीक है। चलिए, और ये क्या है बताइए, एक बल्क फेनोमेनन है, समझ गए। ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर आप बॉयल करोगे किसी भी चीज को तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट बताइए, हीटिंग इफेक्ट, गर्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। समझ गए। आपका जो बॉइलिंग है इसके लिए बर्नर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, पानी को गर्म करना पड़ेगा, बर्नर का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन सब्र कीजिए, ये वाला जो आपका इवोपोरेशन फेनोमेनन है इसमें कोई भी बर्नर का जरूरत नहीं पड़ेगा, नो बर्नर रिक्वायर्ड, ठीक है, नो बर्नर रिक्वायर्ड। समझ गया, कोई बर्नर का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। समझ गया। इवोपोरेशन और बॉइलिंग का डेफिनेशन पता है, वो भी लिख दीजिए। पार्टिकुलर ये टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, ठीक है। कोई भी चीज उबलता कब है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे पानी का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गया। डेट इज क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर वो उबलेगा। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, ठीक है। पार्टिकुलर टेम्परेचर डेट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इसका मतलब पता है ना, डेट इज होता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। 9 में आ गए हो, ये सब पता होना चाहिए। समझ गए। इवोपोरेशन क्या होगा बताइए, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, ये कभी भी हो सकता है। लिक्विड प्लेस इन एन ओपन कंटेनर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है। ये एनी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन एक चीज जरूर लिखिएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उबलने लगेगा देन वो हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा। समझ गया, क्लियर। चलिए अब हम 2 मोर स्टेट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। देखता हूँ वीडियो सही से बन पाता है या नहीं। बार बार वीडियोज में प्रॉब्लम ही आ रहा है, सब वीडियोज में आ जा रहा है प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में भी आ गया था, उससे पिछले में भी आया था। पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। चलिए अब 2 और स्टेट्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। दो और स्टेट्स है उसके बारे में। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बताता हूं। पहला नहीं, इसको चौथा मानिए, ठीक है, चौथा, ठीक है। ऑलरेडी क्या क्या हो चुका है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो चुका है। प्लाज्मा का थोड़ा मतलब समझिएगा, ठीक है। आप जो सन को ग्लो करते देखते हो, सूर्य से लाइट आता है ना, सूर्य से लाइट आ रहा है, क्यों आता है पता है, प्लाज्मा के कारण। जो स्टार होता है, स्टार, स्टार मतलब तारा समझो, चंद्रमा वाला केस बताता हूँ, रुक जाओ भी। स्टार जो होता है क्यों चमकता है, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा होता है।
सन क्यों चमकता है? प्लाज्मा है। स्टार क्यों चमकता है? उसके अंदर प्लाज्मा है। लेकिन आपका जो मून है वो क्यों चमकता है बताइए? ठीक है, क्यों चमकता है? कुछ नहीं है, ठीक है, वो लाइट आता है सन से रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे, ठीक है, इसीलिए वो चमकता दिखाई देता है। उसके अंदर लाइट विट नहीं है, समझ रहे हो ना? कोई होगा जो बता दिया होगा, अभी बोल दिया होगा कि लाइट रहता है उसके पास, बिल्कुल नहीं होता, समझ गए? तो प्लाज्मा किस में होता है बताइए? किस में होता है? सन में, ठीक है। जो सूर्य होता है वो ग्लो क्यों करता है बताओ? ड्यू टू प्लाज्मा। क्लियर? दिन में ग्लो करता है। आपका जो स्टार है वो ग्लोज क्यों करता है बताइए रात के समय? ड्यू टू प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा है, इसी वजह से ये ग्लो करता है, समझ गया? क्लियर? क्लियर? प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है बताइए? ग्लो करता है। वो जो चंद्रमा है, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा कैसे है? सन से लाइट आ रहा है टकरा के मेरे पास, समझ पा रहे हो ना? सन से लाइट आ रहा है, चंद्रमा पे टकराया, अर्थ पे आया, इसलिए वो हमको चमकता दिखाई देता है। लेकिन स्टार के पास अपना है, सूर्य के पास अपना है। क्यों है? क्योंकि उसके पास प्लाज्मा होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसीलिए इसको बता दिया, कई जगहों पर छोड़ दिया जाता है, समझ गया? क्लियर? ठीक है, ये जो अब क्रिएट होता है ना प्लाज्मा, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो क्रिएट होता है सन के अंदर, स्टार के अंदर, ये क्रिएट क्यों होता है बताओ? क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इसी वजह से ये क्रिएट हो रहा होता है, समझ गए? ठीक है, आप ना इसका देख भी सकते हो, ठीक है। प्लाज्मा को आप ऐसे इमेजिन करो, आपको ना चैप्टर नंबर 4 में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक ट्यूब बना के, ठीक है, ऐसा ट्यूब रहेगा, ठीक है, इस टाइप का ट्यूब बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का जो बड़ा वाला साइन होता है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। क्लियर? ये सब सबको पता होगा। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी क्या होता है पता है सभी लोगों को? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी है, मान लीजिए कितना? 10,000 वोल्ट का बैटरी है। कितना? 10,000 वोल्ट का बैटरी है, इतना ज़्यादा वोल्ट का बैटरी। तब इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मेटल का प्लेट लगा हुआ है, ये क्या है बताइए? मेटल का प्लेट लगा हुआ है, और ये एक शीशा का ट्यूब है। क्या चीज़ का ट्यूब है बताइए? ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में हम लोग 2 मेटल का प्लेट लगा दिए, उससे वायर को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर ना चमक प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बताइए? चमक। क्या प्रोड्यूस होता है बताइए? चमक। जनरली सब पे होता है चमक प्रोड्यूस, ठीक है, चमकेगा ये, ठीक है, चमक प्रोड्यूस होगा। हालांकि इस पर पेंटिंग भी किया जाता है, आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। वीडियोज पढ़ा हुआ आप चाहिएगा तो देख सकते हैं, हालांकि कोशिश करूंगा इस साल भी पढ़ा दूं, ठीक है, हालांकि अभी का ही वीडियो है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा बताइए? चमक प्रोड्यूस होगा, ये चमकने लगेगा। क्लियर? इस समय क्या होगा? जैसे आप 10,000 वोल्ट का करंट पास करवाओगे, ये चमकने लगेगा। क्यों चमकता है जानते हो? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा होता है, हालांकि इसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, समझ गया? ठीक है, क्यों चमक प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा के कारण ये डब्बा चमकने लगता है। इसका और भी एक्सपेरिमेंट मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, समझो। ये जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में से जनरली हवा को निकाल दिया जाता है, ठीक है, इस ट्यूब में से जनरली हवा को निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, उड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इस ट्यूब में से हवा को निकाल दिया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो हवा रहेगा ना, थोड़ा बहुत हवा रहेगा। और इतना ज़्यादा वोल्टेज हम दे रहे हैं ना कि जो हवा है ना, हवा ये हवा भी चमकने लगता है। हवा से क्या हो जाएगा? हवा ना आयोनाइज हो जाता है, हवा भी चार्ज बन जाता है, हवा के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। आयोनाइज मतलब होता है चार्ज आ जाना, ठीक है। इसमें जो ये गैस है, ये गैस क्या हो जाएगा बताइए? आयोनाइज हो जाएगा। गैस क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, समझ गए? गैस क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा मतलब चार्ज आ जाएगा, और ये चमकने लगता है डब्बा, ठीक है, समझ गए? क्लियर? क्लियर? समझ गए? इसी वजह से डब्बा चमकता है। इसका और भी एग्जाम्पल है, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये डब्बा, इसको हम फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं?
फ्लोरोसेंट ट्यूब, यही ट्यूब को बोल देते हैं, ठीक है। कई बार आप ऐड में देखते होइएगा नियॉन साइन बल्ब लगा होता है, ठीक है, बाजार सब में, मार्केट में नियॉन साइन बल्ब, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो नियॉन साइन बल्ब जो होता है ना, उसमें भी प्लाज्मा का यूज होता है, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब में भी, ठीक है। इस सब में क्या चीज़ का यूज होता है? प्लाज्मा का, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए समझने का, समझ गया, ठीक है। हालांकि इसमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, इसमें जनरली हीलियम गैस का यूज होता है। क्या चीज़ का बताइए? हीलियम गैस का, ठीक है। और नियॉन साइन बल्ब में यूज होता है नियॉन गैस का, ठीक है। ये सब थोड़ा मैं ऊपर ऊपर का चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एकदम दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत उड़ेगा तो चलता है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है बताइए? प्लाज्मा ना एक्चुअल में क्या है? चार्ज पार्टिकल कह सकते हो। क्या है? चार्ज पार्टिकल। ये मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिर पढ़ना चैप्टर नंबर 4 में। ये क्या होता है बताइए? कोई पूछेगा तो उसको कह दीजिएगा, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज पार्टिकल्स, एंड चार्ज पार्टिकल्स। एक्चुअल में ये यही है, ठीक है। चार्ज कैसे आता है ये सब आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं। पूरा 10 तक आपको ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, समझ गए? क्लियर? 10 तक आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आएगा तो इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ गया? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर? अच्छा, चलिए, अभी तक तो नहीं कटा है कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कट सकता है वीडियो। कटने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी तो पूरा बर्बाद ही हो जाता है, समझो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़े। 4 स्टेट हो गया। प्लाज्मा समझ में आया? मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज पार्टिकल, समझ गया? क्या होता है ये सब बाद में पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा बाद में। आगे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दिया, ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। इस स्टेट को ना 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। पहला है एसन बोस, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये 2 साइंटिस्ट मिलके ना प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है, अंदाजा लगाए थे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, 1920 में ही, ठीक है। ये ना प्रेडिक्शन किए थे इस स्टेट के बारे में 1920 में ही। हालांकि इस चीज़ को प्रूव किया गया था, समझो तो 95 के करीब, ठीक है, 70-75 साल बाद हुआ, ठीक है, प्रूव हुआ था। आखिर ये कहता क्या है स्टेट, इसको समझिए। कंडेंसेशन का मतलब पता है सभी लोगों को? कंडेंसेशन, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। गैस का क्या चीज़ में बनना बताइए? लिक्विड में बनना, समझ गया? गैस का लिक्विड में बनना, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको ना थोड़ा अच्छे से समझो कंडेंसेशन का। जैसे मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इधर उधर है, ठीक है। ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? लिक्विड में। ये क्लोज आ जा रहा है, ठीक है, क्लोज आ रहा है। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है बताइए? क्लोज आ रहा है, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहा है, कंडेंसेशन। चलिए, कंडेंसेशन क्या है बताइए? सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहा है, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। यही बात ये दोनों मिलकर प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, ठीक है। बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल जब क्लोज आ जाएगा उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से वही हुआ, वीडियो कट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 मिनट्स पे ये कट जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ बग वगैरह है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ तक तो मैं बता दिया था, फिर से लिख के बता दूँ क्या? रुक जाए, फिर से लिख के बताता हूँ।
मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ठीक है। फिर से देखिए, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन दिए थे? एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये प्रेडिक्ट किए थे 1920 में, ठीक है, प्रेडिक्शन किए थे। और वो प्रूव हुआ था कब बताइए? ईयर 1995 में, ठीक है। इसमें कहा क्या गया वो समझिए, ठीक है, कहा क्या गया वो समझिए। सबसे पहले ये सभी लोगों को पता है कंडेंसेशन क्या होता है, पता होगा। गैस का क्या चीज में कन्वर्ट होना? लिक्विड में। क्लियर? गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन, इसको आप थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है जिसमें गैस का पार्टिकल्स रखा हुआ है। क्या चीज का पार्टिकल्स बताइए? गैस रखा हुआ है। और ये डब्बा है, इसमें लिक्विड बना है, ठीक है, लिक्विड का पानी है। मान लीजिए लिक्विड का पार्टिकल्स है पानी का, ठीक है। मान लेते हैं ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये गैस से लिक्विड में बना कैसे, उसको थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये हुआ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना तो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आ गया तब वो लिक्विड बनाएगा। क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स सब नजदीक में आ जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है? गैस से लिक्विड में बनना। सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, सब क्या होगा? साथ में आ जाएगा, एकदम क्लोजर आ जाएगा, तब वो जाके लिक्विड बनाता है। क्लियर है? आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स है, सब एकदम क्लोज में आ गया, लिक्विड बना दिया। समझ गए? और ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस, इसमें ना एनर्जी का लॉस होता है। इसको ऐसे समझो। एक चीज बताइए, गैस के पास ज्यादा एनर्जी होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। लिक्विड के पास क्या होगा बताइए? लेस एनर्जी होगा, ठीक है। क्लियर है? ऑफ कोर्स लिक्विड के पास लेस एनर्जी होता है। तो एक बात बताइए, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, तो एनर्जी का कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कुछ बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। एनर्जी क्या हो रहा है बताइए? बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हो? तो जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उस दौरान एनर्जी कुछ बर्बाद हो जाता है। समझ गया? क्लियर? ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं? चलिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये जो गैस है ना, एक्चुअल में ये जो एटम ऐसा है ना जो कि एक्साइटेड होता है, एकदम उछल कूद कर रहा होता है। कैसा एटम है बताइए? एक्साइटेड एटम्स है। कैसा एटम है बताओ भाई? एक्साइटेड एटम, एकदम एक्साइटेड है। जैसे हम लोग होता है ना शादी में खूब नाच उच लेते हैं अच्छे से, एकदम एक्साइटेड रहते हैं, फिर एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी खत्म। एनर्जी क्या होता है बता भाई? खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग थक के सो जाते हैं, एकदम स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे डांस करने लगते हैं, ठीक है, एकदम स्लो डाउन। तो वैसा ही एज इट इज सीन यहाँ भी होता है, ठीक है। और ये कलेक्ट हो जाता है एकदम, ये गैस का जो पार्टिकल्स है ये स्लो डाउन होगा, एनर्जी कमेगा और ये क्या हो जाएगा? कलेक्ट होने लगेगा। जैसे आप इसको देख सकते हो, मेटल पे ये कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होता है क्या चीज़ पे? मेटल पे। जैसे देखो आप, जैसे मान लो कुछ बन रहा है, ठीक है, कुछ भी खाना वगैरह बन रहा है, तो उससे गैस निकलेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। आप उसके ऊपर एक मेटल का बर्तन लगा दो, ठीक है, जैसे थाली लगा दोगे, सीटी मार रहा है उसके ऊपर एक थाली लगा दो, कुकर से सीटी मार रहा है, थाली लगा दो, थाली के ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? ड्यू टू दिस प्रोसेस। समझ आ गया? क्लियर है? मेटल पर क्या आ जाएगा? ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? ड्यू टू BEC। समझ गया? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। क्लियर? समझ गए? यही था आपका बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। समझ गए? क्लियर? क्लियर है? अब जो आपका ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसके बारे में ना प्यारा सा बात बताता हूं, ठीक है। ये जो पानी का ड्रॉप है ना, एकदम अनएक्साइटेड है, सुपर अनएक्साइटेड एटम, पूरा इसका एक्साइटेशन खत्म हो जाता है। जब शादी खत्म हो जाता है तो पूरा एक्साइटेशन सबका
डाउन हो जाता है, कोई एक्साइटेशन नहीं है। तो ऐसा ही इसमें होता है, पूरा एनर्जी लूज कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर अनएक्साइटेड एटम्स। ठीक है, समझ गया। लिक्विड्स का जो एटम है सुपर अनएक्साइटेड मैटर मतलब एटम्स है, समझ गया, क्लियर। और ये एकदम ठंडा भी हो गया, एनर्जी लूज कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं सुपर कोल्ड एटम भी, सुपर कोल्ड एटम्स, क्लियर। चलिए एक छोटा सा चीज बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। एनर्जी का एक सीक्वेंस बताता हूँ, ऑर्डर, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। फिर से वीडियो को इधर उधर करना पड़ेगा, दिमाग खराब होगा अब। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मैं 5 स्टेट के बारे में बताया था, ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट अभी बताया, ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। और है आपका क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या था बताइए, प्लाज्मा। इसका ना सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के पास एकदम कम एनर्जी है, ठीक है, क्या बताइए, एकदम लो एनर्जी। कैसा एनर्जी है, लो एनर्जी, ठीक है। और आपका जो सॉलिड है इसके पास थोड़ा ज़्यादा एनर्जी, लिक्विड के पास उससे ज़्यादा, गैस के पास उससे ज़्यादा, प्लाज्मा के पास सबसे ज़्यादा, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हाई होगा। ये सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं, समझ गए, क्लियर। चलिए यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, बायो से उठाऊं या केमिस्ट्री से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।